क्या आप किसी प्रकार की एलर्जी से पीड़ित हैं? क्या आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपको किसी विशेष वस्तु या पदार्थ से एलर्जी है? क्या आपका शरीर किसी विशेष वस्तु के प्रति सेंसिटिव है? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम RB हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलर्जी और उसके कारक एलर्जन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एलर्जी या एलर्जन क्या होते हैं। एलर्जी एक ऐसी मेडिकल स्थिति है या कह सकते हैं एक प्रकार का रिएक्शन है जो कि किसी खास चीज़ के खाने या संपर्क में आने पर आप उसके प्रति सेंसिटिव या बीमार महसूस करते हैं। एलर्जी तब होती है जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यह मान लेता है कि खाई हुई चीज़ या संपर्क में आई हुई चीज़ शरीर के लिए हानिकारक है। तब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करता है। एंटीबॉडीज़ एक्टिव होकर शरीर के एलर्जी सेल्स को ट्रिगर करता है, जो कि ब्लड में केमिकल का फ्लो बढ़ाता है। उन केमिकल में एक केमिकल होता है हिस्टामाइन। यह हिस्टामाइन नामक केमिकल आँख, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा या पाचन मार्ग पर कार्य करता है। जब शरीर किसी एलर्जी के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो यह एंटीबॉडीज़ आसानी से उन एलर्जन को पहचान लेते हैं। जैसे ही हम उन एलर्जन के संपर्क में आते हैं, शरीर तुरंत ही ब्लड में हिस्टामाइन केमिकल को बढ़ा देता है और हमें एलर्जी के लक्षण दिखते हैं। अब हम एलर्जन को समझते हैं। एलर्जन एलर्जी का कारक है जिसकी वजह से एलर्जी होती है। धूल, धुआं, डस्ट, डिओड्रेंट, स्प्रे, परफ्यूम, अगरबत्ती का धुआं, रसोई का धुआं, पॉल्यूशन आदि सभी एलर्जन हैं जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। एक लाइन में समझें तो एलर्जी से बचने के लिए हमें एलर्जन से बचना होगा जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। एलर्जी कई प्रकार की होती है। आज हम डस्ट एलर्जी को समझते हैं क्योंकि एलर्जी के कुल मामलों में 80% केस डस्ट एलर्जी के होते हैं। धूल के यह ट्रिगर घर व बाहर दोनों जगह मौजूद होते हैं। एलर्जी या सांस संबंधित कोई परेशानी है तो धूल, मिट्टी, खासकर साफ सफाई के दौरान बाहर निकलने वाले लंबे समय से जमा महीन धूल कणों यानी कि एलर्जन से बचना जरूरी है। एक सर्वे के अनुसार अपने देश में 7 में से 1 व्यक्ति को ही घर की साफ सफाई को गंभीरता से करते हैं। अन्य 6 लोग केवल त्योहार या दिवाली पर साफ सफाई करते हैं। यही सेम स्थिति ऑफिसों की है। हालांकि कोरोना के बाद लोग साफ सफाई को लेकर गंभीर हुए हैं, पर वह गंभीरता तभी तक थी, अब फिर से वही पुराने वाले हालात हैं। घरों व ऑफिसों में लंबे समय से जमा धूल कण एलर्जी को ट्रिगर ही नहीं करते बल्कि दमा व सांस संबंधी समस्या का कारण भी बन सकते हैं। वायरल फीवर के लगभग 20% मरीजों को एलर्जिक अस्थमा की शिकायत होती है। इसमें हल्के राइनाइटिस से लेकर एनाफिलेक्सिस जो कि एक गंभीर तरह की एलर्जी होती है वह दमा तक शामिल हो सकता है। जैसा कि अक्सर होता है, मानसून के सीजन में सीलन, फफूंद व गंदगी बढ़ जाती है जिसको कि अपने घरों की दीवारों व फर्नीचर पर भी इन्हें देखा जा सकता है। बारिश रुकने से कीचड़ और गंदगी भी सूखकर धूल में बदल जाती है। इसके अलावा बदलते मौसम के साथ ही ठंड शुरू होते ही वातावरण में ठंडक व हवा में सूखापन बढ़ने लगता है, जिससे एलर्जन कण दूर दूर तक फैल जाते हैं जो कि इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं। घरों की साफ सफाई और रंग रोगन के कारण इन धूल कणों व रसायन से एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा डस्ट एलर्जी के अन्य की फैक्टर्स पर बात करें तो हर 5 में से 1 भारतीय बाहर के जूते घर के अंदर तक लेकर जाता है जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। साथ ही 40% भारतीय धूल मिट्टी को इतना हानिकारक नहीं मानते और 67% भारतीयों को यह पता ही नहीं है कि धूल में भी रोगाणु हो सकते हैं। डस्ट एलर्जी को विस्तार से समझें तो डस्ट यानी कि धूल सांस संबंधी समस्या का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जब आप कहीं भी बाहर निकलें या घर पर रहें, धूल को सांस के साथ अंदर नहीं जाने दें। इसके लिए आप धूल भरे माहौल से दूर रहकर अपने आप को बचा सकते हैं।
इसका फेफड़े सहित पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फफूंद साफ करने वाले केमिकल्स में भी कोरोसिव नामक रसायन होता है जो कि आंख, नाक और गले को प्रभावित कर सकता है। वहीं इसके इस्तेमाल के बाद निकलने वाली क्लोरीन गैस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें डस्ट एलर्जी है। जब इन धूल के कणों को यानी डस्ट के संपर्क में आते हैं तो इन धूल कणों के शरीर में पहुंचते ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डस्ट में केवल धूल मिट्टी ही नहीं होती, कई तरह के महीन कणों के अलावा अति सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। इन डस्ट माइट्स में फफूंद, पराकड़ व पालतू पशु के बाल भी मौजूद होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो कि अंदर जाने पर एलर्जी का कारण बन जाते हैं। इसके साथ ही बहुत केसों में यह एलर्जिक अस्थमा का कारण भी बन सकते हैं। जिनको केवल एलर्जी है, अस्थमा नहीं है, उनको भी अस्थमा का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। इसलिए अपनी एलर्जी को शुरू में काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम एलर्जी के लक्षणों को जानते हैं जो कि बहुत ही आम लक्षण हैं। जैसा कि आप सब समझ चुके हैं, एलर्जी एलर्जन के संपर्क में आने से होती है। उनके कुछ लक्षण आपको तुरंत ही महसूस होने लगते हैं। उन लक्षणों में छींकना, नाक बहना या बंद हो जाना, आंखें लाल होना, खुजली होना, आंखों में जलन होना या आंसू निकलना, सांस लेते समय गरगर की आवाज़ आना, लगातार खांसी होना, छाती में जकड़न या सांस फूलना, खुजली होना, स्किन पर रैशेस होना आदि हो सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि एलर्जी किन किन को हो सकती है। एलर्जी का जेंडर से कोई मतलब नहीं है, यह किसी को भी किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, यह सबको प्रभावित कर सकती है क्योंकि यह इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इसका इम्यूनिटी कम होगी, उसको उतनी ही एलर्जी की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम एलर्जी से अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को समझें तो यह आँख, नाक, कान, गले, फेफड़े या स्किन या डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। अब हम कुछ एलर्जन को डिटेल्स में समझते हैं, साथ ही उनसे बचाव का तरीका भी जानते हैं। इन सब में सबसे पहले डस्ट माइट्स एलर्जी है। यह छोटे छोटे जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बारीक धूल और हवा में मौजूद नमी पर जिंदा रहते हैं। यह घरों में बहुत पाए जाते हैं। इससे एलर्जिक राइनाइटिस डस्ट माइट्स एलर्जी होती है। इसकी वजह से दमा ट्रिगर हो सकता है। इन्हें बेड माइट्स कहते हैं। यह तकियों, गद्दों, कारपेट आदि पर भी पाए जाते हैं। इनसे बचने के लिए सुबह व रात में गुनगुने पानी से नहाएं ताकि धूल के कण निकल जाएं। घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं, साथ ही वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते समय मास्क पहनें। कारपेट, कालीन, चटाई, बेडशीट, तकिया एलर्जन के लिए अनुकूल जगह हैं। इनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। जहां निर्माण कार्य, रंग पुताई हो रही हो उससे दूर रहें। एलर्जन का एक अन्य कारण पालतू पशुओं से एलर्जी हो सकती है। जानवरों की लार, मृत त्वचा और यूरिन में जो प्रोटीन होता है वो एलर्जन कहलाता है। उससे एलर्जिक रिएक्शन या दमा बढ़ जाता है। जानवरों के फर में पराग, धूलकण व दूसरे एलर्जन भी भर जाते हैं। एलर्जी पीड़ितों में से 15 में से 30% लोगों को बिल्ली व कुत्ते जैसे पेट से एलर्जी होती है। पेट से निकलने वाले एलर्जन कारपेट, कालीन, फर्नीचर में जमा हो जाते हैं। वह 4 से 6 सप्ताह तक सक्रिय रहते हैं। इनसे बचने के लिए पालतू जानवर के सीधे संपर्क में आने पर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें। साथ ही पेट्स को नियमित नहलाएं। बेडरूम में न आने दें। इसके अलावा पेट्स को खुले स्थान पर रखें। एलर्जन का अन्य कारण परागकणों से होने वाली एलर्जी है। बारिश के बाद परागकण हवा में उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। घास व झाड़ियों से भी परागकण निकलते हैं। इनसे बचने के लिए अपने घरों की खिड़कियों व कार के शीशे न खोलें। हेपा फिल्टर वाले एयर कंडीशन और प्यूरीफायर लगाएं। कपड़ों को सूखने के बाद अच्छी तरह से झाड़ लें। बाहर से आने के बाद घर जाकर कपड़े बदलें। नहाएं और अपने बालों को भी अच्छे से धोएं। इससे परागकण बालों और कपड़ों के जरिए बिस्तर में नहीं जाते। एलर्जन का एक अन्य प्रमुख कारण मोल्ड एलर्जी भी है। मोल्ड एक फफूंद होती है जो कि स्पोर का निर्माण करती है, जो हवा में तैरते हैं। यह स्पोर्स एलर्जी का शिकार बना सकते हैं। मोल्ड कहीं भी पनप सकते हैं, जैसे लकड़ी, पेड़ों के पत्तों, बाथरूम, किचन, सीलन वाली दीवारों आदि में फफूंद के कुछ प्रकारों को हम देख भी नहीं पाते। इनसे बचने के लिए घरों को साफ व सूखा रखें। बेडरूम के वेंटिलेशन का ध्यान रखें। गीले कपड़े अंदर न सुखाएं। हेपा फिल्टर वाले एयर कंडीशन का इस्तेमाल करें ताकि मोल्ड स्पोर्स घर की हवा में न फैलें।
रद्दी और कूड़ा हटाते रहें। पुरानी किताबों और अखबारों में फफूंद बहुत जल्दी पनपती है, इसलिए उन्हें घर से निकाल दें। आगे हम एलर्जी से बचने के लिए एलर्जन से कैसे बच सकते हैं समझते हैं। इसके लिए हमें अपनी साफ़ सफाई के तरीके में बदलाव कर हम एलर्जी से बच सकते हैं। उन तरीकों में नियमित साफ़ सफाई पर ध्यान दें, लंबे समय तक कहीं भी गंदगी न छोड़ें। जब हम झाड़ू लगाते हैं तब धूल के कण जमीन से उड़कर दीवारों, बेड, फर्नीचर पर जमा हो जाते हैं। ऐसे में बहुत कचरा हो तभी झाड़ू का इस्तेमाल करें, वरना सिर्फ पोंछा लगाएं। वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई बेहतर विकल्प है। सप्ताह में एक बार दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर को साफ करें। चादर, तकियों को एक सप्ताह में बदल दें। कालीन या कारपेट भी समय समय पर साफ करते रहें। यह धूल के कण जमा होने की अनुकूल जगह है। बाहर के जूते, चप्पल घर के अंदर न लाएं या अच्छी तरह साफ करके तब लेकर आएं। एलर्जी से उपचार की बात करें तो इसका उपचार हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही लेना चाहिए, जो कि आपको सही से एडवाइस कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी ओरल मेडिसिन ना लें। इसके अलावा एलर्जी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप एलर्जन से बचें। साथ ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दें, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उसको वो उतना ही दूर एलर्जी से रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी, हल्दी, शहद, इलायची, सूखे मेवे, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, दही आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन, मछली आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको धूम्रपान, शराब व किसी भी तरह की नशीली चीज़ों से दूर रहना होगा। यह इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ एलर्जी और उसके कारक एलर्जन के बारे में हमने आपको जो कुछ भी समझाया है वह आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।